वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता के टेम्परेचर में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। लोकसभा में विपक्ष के जरिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर 8 अगस्त से 3 दिन की चर्चा के बाद फैसला होना है। हालांकि लोकसभा में बीजेपी के अपने बहुमत और एनडीए की सदस्य संख्या को देखते हुए सभी लोग आश्वस्त हैं, लेकिन इसके बाद भी चुनाव आते आते कुछ दलों का छिटकना या जुड़ना संभव है। ऐसा जो तस्वीरें वो दिख सकती है। आखिर जिस तरीके का माहौल बन रहा है उसे देखकर ऐसा लगता है कि 2024 के लिए जो गठबंधन की बात हो रही है उसकी एक जो तस्वीर है वो इसके बाद साफ होगी और यहीं से असली शुरुआत भी होगी कि आखिर अविश्वास प्रस्ताव के बाद कौन दल किसके पाले में खड़ा हुआ है। और इसी पर आज हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा जी हैं, नेता हैं कांग्रेस। हमारे साथ मीनाक्षी शर्मा हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी। और हमारे साथ राहुल तालान जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। राहुल, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं कि 2024 के चुनाव को लेकर हर कोई जबरदस्त तरीके से तैयारियां कर रहे हैं, उसे लेकर गठबंधन भी बन रहे हैं। इंडिया बना, एनडीए है ही था। तो अब क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव की बात हो रही है, भले ही मणिपुर को लेकर बात हो या वो दिल्ली जो एक बिल आ रहा है सर्विस बिल, उसे लेकर बात हो, लेकिन उसके बाद भी यही कहा जा रहा है कि आखिर जिस तरीके की तस्वीरें आएंगी इसके बाद, उसके बाद ये तय हो जाएगा कि 2024 में कौन किस पाले में खड़ा है। तो आप इस अविश्वास प्रस्ताव के बाद की जो तस्वीर है उसे कैसे देखते हैं? इस अविश्वास प्रस्ताव को कैसे देखते हैं? देखिए, जो अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है वो आई इसीलिए रहा है। एक दिन को कांग्रेस को भी पता है कि वो सरकार को नहीं गिरा पाएंगे, उनके पास नंबर नहीं है। इंडिया के पास 144 सांसद हैं, बाकी 63 अलग पार्टियों के पास है और बीजेपी के पास खुद में पूर्ण बहुमत है, तो वो सारी चीजें तो नहीं हो पाएंगी जैसा। लेकिन कांग्रेस को सारी चीज जानबूझ के कर रही है। कांग्रेस को पता है, एक तरीके से इसको आप टेस्ट भी मान लीजिए, वो इंडिया को भी टेस्ट कर रही है कि कौन कितना मजबूती से खड़ा रहेगा साथ में और कितना वो मजबूती आगे चलेगी। तो ये सारी चीज, जैसे आपने दिल्ली सर्विस बिल की बात की, तो दिल्ली सर्विस बिल के बाद क्या आम आदमी पार्टी उनके साथ रहेगी जब ये प्रस्ताव राज्यसभा में भी गिर जाता है? जैसे कि नंबर्स तो बीजेपी के पास है, वाईएसआर साथ दे रही है, बीजेडी साथ दे रही है, तो अगर जो गिर जाता है तो फिर क्या होगा? क्या आम आदमी पार्टी इंडिया के साथ रहेगी या फिर अकेले खुद ही मैदान में जाने की तैयारी करेगी? तो ये 2024 की बिसात बिछाई जा रही है, नींव रखी जा रही है। हाँ जी। तो और ये सारी चीजें करने के बाद ये देखा जाएगा, कांग्रेस देखेगी कि कौन कितना सहयोगी उनके साथ कैसे खड़ा है। तो ये सारी चीजें 2024 को लेके हो रही हैं। अब देखने वाली बात ये है कि जब मैं एक बात और बोल रहा हूँ कि जब मणिपुर पे आप चर्चा करेंगे तो बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। बात सिर्फ मणिपुर पे नहीं रुकने वाली है, फिर राजस्थान पे भी होगी, छत्तीसगढ़ पे भी होगी। और मैं इस चीज को ना अच्छा भी मान रहा हूँ, मध्य प्रदेश पे भी हो, बंगाल पे भी हो और गुजरात पे भी हो, सब जगह चर्चा हो। महिलाओं की स्थिति भारत में 2 दर्जे की है और इस स्थिति पे चर्चा होने की जरूरत है। ऐसे नहीं हो सकता है कि आपको मणिपुर की, मैं मान रहा हूं जो मणिपुर में हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, लेकिन जो राजस्थान में हुआ है या जो और किसी राज्य में हो रहा है, महिलाओं के साथ जो रेप हो रहे हैं, जो क्राइम पे रोक नहीं लग रही है, उन सारी चीजों की भी चर्चा करने की जरूरत है। और सब पुलिस, जो विभिन्न राज्यों की पुलिस है जो राज्यों के अंडर आती है, उनका मॉडर्नाइजेशन करने की जरूरत है और इस देश में पुलिस सुधार लागू करने की जरूरत है। ऐसा नहीं हो सकता है कि राजनीति आप देखेंगे और राजनीति के हिसाब से अपनी चीजें तय कर लेंगे। देखिए, इतने दिन से संसद नहीं चल रहा है, ये 1.5 लाख रुपए पर मिनट खर्चा होता है इस देश की जनता का, और ये बड़े बड़े बंगले में रहने वाले सांसद और सरकार के पैसे, जनता के पैसे पे रहने वाले सांसद उसी जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं। इस लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जब जब संसद रुकती है तो इस देश की जनता के हितों की अनदेखी होती है। बिल्कुल, जनता के हितों की अनदेखी होती है, यही तो बात हो रही है। इसी को लेकर सब लोग लड़ रहे हैं, इसी को लेकर हर किसी की आश भी है कि आखिर सदन चले, सदन चलेगा तो बहुत सारे समाधान वहां से निकलेंगे। और नेताजी है हमारे साथ कांग्रेस के, चंद्रमोहन शर्मा, लगातार जुड़ते भी रहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। चंद्रमोहन जी, अब जो बात हो रही है वर्तमान में, देखिए सारी चीजें हो गई, अविश्वास प्रस्ताव भी आने लग रहा है, सर्विस बिल भी आज है, बहुत सारी चीजें सामने हैं। ऐसे में तस्वीर है 2024 को लेकर बात हो रही है कि क्या ये क्वायद है कि जो एक टेस्टिंग की बात कही है राहुल ने, कि ये टेस्ट करने की बात है कि वास्तव में कि कौन किसके साथ है। और उसके बाद क्योंकि यहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे आम आदमी पार्टी, आज की तारीख में आम आदमी पार्टी को कोई भी नकार नहीं सकता। आम आदमी पार्टी एक ताकत बनकर उभरी है। तो ऐसे में अगर सर्विस बिल
वहां पर उनके हक में नहीं जाता, तो क्या उसके बाद आम आदमी पार्टी अपनी रणनीति बदलेगी या कांग्रेस अपनी रणनीति बदलेगी? आखिर क्या कारण है? दूसरा, राहुल गांधी भी आज आ गए हैं, तो राहुल गांधी भी अब मैदान में रहेंगे, तो आपको क्या लगता है कि अब क्या आएगा और वास्तव में जो अविश्वास प्रस्ताव है उसे लेकर आपके क्या राय है? जी। हमारे मित्र राहुल जी बात कर रहे थे, विषय पे लेके बात करते हैं। सरकार सदन ना चलने का दायित्व किसका होता है? इसको प्रमाणित करना है देश के अंदर की वो सरकार किसकी है। विपक्ष अपनी बात रखता है मुद्दों के ऊपर, सरकार को अपना दायित्व देना है सदन चलाकर देश की जनता को और विपक्ष की मुद्दों को। तो सरकार क्यों बकती है? जब कभी भी सरकारें रही, जब भी सदन बाधित हुआ, तो उस बाधित की प्रक्रिया के अंदर जो भी विपक्ष रहा, कोई भी पार्टी विपक्ष में रही होगी, वो इसी तरह से पेशेंट का सवाल पूछती थी, क्या सरकारें उनसे भग जाती थी? इसी सरकार के अंदर पहली बार हुआ है कि सरकार खुद सदन स्थगित कर देती है और सदन के बात नहीं करना चाहती। आप ठीकरा भी पीटते हैं, 70 साल में देश का कुछ नहीं हुआ। आप ठीकरा भी पीटते हैं कि मैं तो अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद क्या कुछ माहौल चेंज दिखेगा आपको? आपको लगता है कि तब कुछ समाधान निकल सकते हैं? चंद्रमोहन जी, मैं सारी बात तो वापस वहीं पे आ रहा हूँ। हाँ। आप ये भी कहते हैं मैं अकेला सब पे भारी। जब आप एक अकेला सब पे भारी है तो फिर आपको डर किस बात का लगता है? आप सामना करिए देश के मुद्दों का। विपक्ष जिन प्रश्नों को सामने ला रहा है वो मुद्दे तो वो है जो कभी आप भी बोला करते थे 2014 से पहले। उन मुद्दों को आप भी मुखरता के साथ उठाते थे। तो अगर आज वो मुद्दे राहुल गांधी उठाते हैं, कांग्रेस पार्टी उठाती है, INDA इंडिया उठाता है, तो फिर परहेज किस बात का, गुरेज किस बात का? क्यों अविश्वास पारित आने की जरूरत पड़ गई? क्या सरकार को जब जिस नियम के तहत बात करी जा रही थी मणिपुर के ऊपर, उस मणिपुर पे बात करने के लिए सरकार को नियम की लड़ाई लड़नी थी विपक्ष के साथ? अगर आप 2.5 घंटे की चर्चा कहते थे होनी चाहिए और अगर विपक्ष कहता 267 पे चर्चा होनी चाहिए, तो मत चर्चा होनी चाहिए देश के अंदर महिलाओं के हो रहे अपमान पे, महिलाओं पे जो निरंतर अपमान हो रहा है। तो वो अपमान चाहे मणिपुर का हो, वो अपमान चाहे राजस्थान का हो, चाहे वो अपमान छत्तीसगढ़ का हो, देश के प्रधानमंत्री क्यों पीछे हुए उससे? देश के प्रधानमंत्री ने क्यों अपना दायित्व नहीं निभाया? क्यों नहीं महिलाओं के प्रति सजग रहे? क्यों नहीं उन्होंने महिलाओं के ऊपर हो रहे? चंद्रमोहन जी, आप ये बताइए, आप सारी चीजें बार बार एक ही बात जो आप बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि क्या अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद इस चीज पे आपको लगता है कि बहुत सारा जो समाधान है वो निकल कर आएगा? जो सदन चलना चाहिए था, जिस तरीके से सदन की बात होनी चाहिए थी, जहां मुद्दे पे डिस्कशन होना चाहिए था, वो इसके बाद निकल कर आएगा? क्योंकि इंडिया के द्वारा जो लाया गया है उसमें से कुछ दल ऐसे हैं आज भी जो अलग हैं, वो ना तो भारतीय जनता पार्टी के NDA के साथ है, ना वो आपके इंडिया के साथ है। ऐसे भी बहुत सारे दल हैं और कुछ दल ऐसे हैं जिन्होंने अब सपोर्ट किया है NDA को। संजय जी, आप एक अच्छे पत्रकारों में और अनुभवी पत्रकार हैं। हाँ। आपने इस तरह के दौर बखूबी बहुत बार देखे। देखिए, अविश्वास क्यों हुआ, उसका कारण ये था जब सरकार की हटता के कारण देश के ज्वलंत मुद्दों के ऊपर सरकार चर्चा से बच रही थी, तब INDA इंडिया ने ये मत लाके सामने रख दिया। इसके अंदर सरकार घिरी और अब इस पे चर्चा भी होगी। चर्चा के ऊपर सब बोलेंगे भी और देश के प्रधानमंत्री को भी देश सुनेगा वो विपक्ष के लिए क्या राय रखते हैं और महिलाओं के प्रति क्या राय रखते हैं। तो आपने जिस चीज पे अब बोलोगे, जो करोड़ों रुपए आपने देश की जनता का खराब करा, वो दायित्व आप पे पेशेंट पूछता है कि आपने क्यों सदन नहीं चलने दिया। देख ले, बिल्कुल प्रश्न तो जनता सबसे पूछेगी, ये तो बात है चंद्रमोहन जी। जनता जो है ना प्रश्न सबसे पूछेगी। मीनाक्षी जी भी हमारे साथ है। मीनाक्षी जी, चलिए, अच्छी बात है कि आप महिला हैं और यहाँ पर महिलाओं को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, यहाँ हर दलों में हो रही है और हर दल ये चाहता है कि महिला जो है वो मजबूती के साथ आगे बढ़े। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे दलों में जब बात आती है कि महिला आरक्षण की बात हो या महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात हो या महिलाओं को उच्च पदों पर बैठने की बात हो, तब कहीं ना कहीं एक आनाकानी सी लगती है। वो चाहे कोई भी दल हो, आज भले ही कोई कुछ भी कहे, लेकिन ऐसी स्थितियां, ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। महिलाओं की मजबूती हो, इस बात को सुनते बहुत टाइम हो गया, आज तो आपको भी पता है। लेकिन चलिए, बात कर रहे हैं सदन को लेकर। सदन में जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है और सर्विस बिल भी है, दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, दोनों महत्वपूर्ण है। दिल्ली के लिए तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो गठबंधन की जिसकी बात हो रही थी, जो इंडिया बना, जिसमें आम आदमी पार्टी एक बराबर का भागीदार है और जिसने ये सारी क्वायद भी की कि भाई चलिए मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ देता हूं, तो अब आपको क्या लगता है कि जो आने वाली तस्वीरें, चाहे वो 2024 को लेकर हो या ये सर्विस बिल पर हो, क्या आपकी उस पर राय है? क्या आपको लगता है? देखिए,
संजय जी, पहले तो ये समझना होगा कि इस इंडिया का निर्माण क्यों हुआ, ये गठबंधन क्यों हुआ, क्योंकि आज जो देश की स्थिति है वो बहुत ज्यादा चिंताजनक है। आज जिस तरीके से बीजेपी की जो केंद्र में सरकार है, जिस तरीके से तानाशाही से और सरकार चला रही है, और जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर रही है, और जिस तरीके से संविधान को नहीं मान रही है, न्यायालयों के न्याय को नहीं मान रही है, ये बहुत ही चिंताजनक है आज देश के लिए। तो आज देश को बचाने के लिए जो गठबंधन बना है, वो आज जो देश की स्थिति है उसको सुधारने के लिए बना है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। रही बात सदन की, आपने कहा, तो सदन चलाने की जिम्मेदारी आप सबको पता है कि जो सत्ता पक्ष है उसकी होती है, और सबको पता है कि आज बीजेपी खुद ये सदन नहीं चलने देना चाह रही है, क्योंकि वो अपनी जवाबदेहियों से भाग रही है, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। आज मणिपुर का जो मुद्दा है वो बहुत ही गंभीर मुद्दा है, जिसके ऊपर विपक्ष चाहता है कि गंभीर चर्चा हो और विस्तृत चर्चा हो, लेकिन ऐसा बीजेपी की केंद्र सरकार नहीं चाहती है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी भी उस पर अपना संबोधन नहीं दे रहे हैं। ये बहुत ही चिंताजनक है। जो सदन के नेता है वो इतने गंभीर मुद्दे पे मुंह छिपा रहे हैं, ये बहुत ही चिंताजनक है। जब महिलाओं का इतना बड़ा मुद्दा है, जब प्रधानमंत्री जी सब चीजों की जिम्मेदारियां लेते हैं, और छोटे छोटे जब इनोग्रेशन के लिए जाते हैं, अभी राजस्थान चले गए, छोटे छोटे इनोग्रेशन में चले गए, और जो इतना बड़ा मुद्दा है, जो इतना गंभीर मुद्दा है, उस पर प्रधानमंत्री जी नहीं बोले, ये बहुत ही शर्मनाक है। प्रधानमंत्री जी को आगे सदन के अंदर मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए और संबोधन करना चाहिए देश को, और बताना चाहिए कि किस तरीके से वो इस यहाँ पर शांति बहाल करेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, और इसी कारण ये सदन को चलने में नहीं देना चाह रहे हैं। तो विपक्ष अगर ये अविश्वास प्रस्ताव लाया तो वो इसी वजह से लाया है कि सदन के अंदर इतने गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो, लेकिन यही चर्चा जो केंद्र सरकार है वो होने नहीं देना चाहती है। यही सबसे बड़ा मुद्दा है। सर्विस बिल को लेकर आपकी क्या राय है? क्या लगता है आपको आज सर्विस बिल पर बड़ा फैसला होना है? देखिए, सर्विस बिल भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, दिल्ली के जो सर्विस बिल है वो बिल्कुल ही गैर संवैधानिक और गैर लोकतांत्रिक है। आपको भी पता है कि दिल्ली की जनता ने दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी को चुना, क्योंकि वो चाहते थे कि केजरीवाल जी दिल्ली के लिए काम करें। लेकिन ये जो फोबिया है ना अमित शाह जी को और मोदी जी को, उसके कारण उनको पता है कि भैया अब हम चुनकर नहीं आ सकते, 20-25 साल तक हम केजरीवाल को दिल्ली से हिला नहीं सकते, तो अब जनता तो हमें चुनकर लेकर नहीं आएगी, तो किस तरीके से षड्यंत्र करके ये काला अध्यादेश लेकर आए हैं। अभी तो अध्यादेश आ ही गया है ना, अब तो उसके बाद की तस्वीरें क्या रहेंगी ये देखने वाली है। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी भी हमारे साथ हैं। भदौरिया जी, 2-3 शब्द सबके मुंह से निकलते हैं आपके लिए, तानाशाह, लोकतंत्र की हत्या, सदन नहीं चलने दिया जा रहा, प्रधानमंत्री बोलना नहीं चाहते हैं, ये ऐसी चीजें हैं कि जो लगातार विपक्ष के मुंह से आ रही हैं। और ये लोकतंत्र की हत्या और तानाशाह, ये शब्द तो शायद सरकार बनने के बाद से लगातार सक्रिय है और सबकी जुबान पर है। वर्तमान की स्थितियों को देखते हुए क्या लगता है आपको कि 2024 के जो गठबंधन है उसे लेकर, ये चाहे जो इंडिया है उसकी कवायद हो या सर्विस बिल को लेकर जिस तरीके की बातें आ रही हैं उसे लेकर हो, लेकिन तस्वीर क्या होगा, तस्वीर कैसे साफ होगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आप फिर भी क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से चंद्रमोहन जी ने अपनी बात रखी और मीनाक्षी ने अपनी बात रखी? संजय जी, बहुत बढ़िया बात है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या, कानून नहीं है, तानाशाही हो रही है। केजरीवाल जी शायद ये नहीं जानते कि दिल्ली जो है एक यूनियन टेरिटरी है, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, तो यहाँ आपको पूर्ण अधिकार नहीं है। यहाँ जितना आपको अधिकार है उतना ही यहाँ के एलजी को अधिकार होता है। अगर आप अपनी मनमर्जी चलाओगे, शराब बिल में आप बदलाव करोगे, जो एक निर्धारित है जो प्रधानमंत्री जी ने, मीनाक्षी जी सुन लीजिए, मीनाक्षी जी उसके बाद जवाब दीजिएगा। मीनाक्षी जी सुन लीजिए, फिर उसके बाद जवाब दीजिए। जैसे सब लोग सुन रहे हैं आप भी सुनने की ताकत रखिए जी, बोलिए। एक जो बरसों पुरानी आबकारी नीति दिल्ली के लिए बनाई गई थी, जिससे कि जो है ना दिल्ली की आम जनता को भी लाभ मिले और जो वहाँ के ठेकेदार है उनको भी मिले और जो रिटेलर है उनको भी मिले, मगर केजरीवाल जी ने उसमें इतने 5,000 करोड़ का घोटाला करके नीति को ही बदल दिया। तो बताइए, क्या एलजी इनके काले कारनामों पर अंकुश नहीं लगाएगा? अब ये कह रहा है कि सदन आप देखिए, जैसे ही ये बिल पास किया गया तो सारे इकट्ठे आ गए चर्चा करने को, और उससे डेली जो है ना सदन से वॉकआउट कर रहे थे, वो हंगामा मचा रहे थे। तो इनकी नीति नहीं है सदन चलाने को। कि समस्या ये है कि ये मुंह छुपाए घूम रहे हैं कि सदन में खड़े कैसे होंगे। पर विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए था कैप्टन साहब। हाँ, क्या चीज? विपक्ष कह रहा है प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए था। इसी बात को लेकर तो दोनों लोग बोल रहे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री ने कब मना किया है? प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि आइए हम चर्चा करेंगे, मणिपुर पे करेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन भी लगेगा तो भी चर्चा होगी। मगर ये चर्चा करना कहाँ चाह रहे हैं? ये तो भाग रहे हैं। ये तो अपने कारनामे
छुपाने के लिए मणिपुर बहाना लिए हैं। नहीं, अभी 2 दिन पहले भीलवाड़ा में एक लड़की को किडनैप किया गया, बलात्कार किया गया। ना तो उससे कांग्रेस का कोई ट्वीट आया है ना मुंह खुला है, और ना ही केजरीवाल, और यही सब जो है ना हाथरस में तांडव मचा रहे थे। 2 दिन पहले आपने नूह की घटना देखी है कि किस तरह से वह महिलाओं को साथ बलात्कार हुआ है, रेप हुआ है, काटा गया है, मारा गया है, और दोनों ही पार्टियां एक चुप करके बैठी है। मैं तो कहूंगा दोनों नहीं, एक पूरा 26 का गठबंधन बैठा है। यही केजरीवाल सत्ता में आने से पहले कांग्रेस के खिलाफ गाड़ी भर के सबूत फाइलें लेके आते थे और कहते थे देखिए कांग्रेस के काले कारनामों की फाइलें। आज वो फाइलें कहाँ चली गई? आज कांग्रेस इनकी सारी फाइलें भूल गई। तो ये सिर्फ एक कैप्टन साहब, ऐसी स्थितियां तो और दलों में भी है। यहाँ पर इस चीज को कह देना कि आज कौन किसका विरोधी था, कल कौन किसके साथ रहेगा, ये तो संभव नहीं है। ये तो सभी दलों के साथ है ऐसी स्थितियां। तो राहुल से मैं इसका जवाब मिलूंगा, लेकिन कैप्टन साहब 1-2 चीजें अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आप क्या कहेंगे? चंद्रमोहन भाई, फिर इसके बाद आपके पास आऊंगा जी। बिल्कुल, ये जो है ना बिल पास होगा, हाँ, दोनों सदनों से बहुत अच्छा होगा, और आप निश्चिंत रहिए कि इस बिल की सबको जरूरत है। जो विपक्ष में बैठे हैं वो भी समझ रहे हैं कि दिल्ली के लिए ये बिल जरूरी है, क्योंकि केजरीवाल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। उन्होंने सारे नियम कानून ताक पर रख दिए। जो आदमी सदन में खड़े होकर कहता है कि दिल्ली का मालिक मैं हूं, कोई किसी का मालिक हो सकता है? दिल्ली के ये मालिक है? अरे भाई, आप तो एक कस्टोडियन हो, कस्टोडियन से ज्यादा आपकी औकात नहीं है। 105 करोड़ रुपए जनता की कमाई का आप अपने में बंगले में लगा रहे हो। किसने अधिकार दे दिया कि जनता का पैसा आप अपने बंगले में खर्च करोगे? इसीलिए ये बिल लाया गया है कि आप जनता का पैसा लूटा ना सको, लूट ना सको, इसलिए बिल लाया गया है। चंद्रमोहन जी ऊपर अंकुश बना रहे। चलिए चंद्रमोहन जी बोलिए। देखिए, 144 करोड़ रुपए का बंगला एक नेता ने बना लिया। हाँ, 8,000 करोड़ रुपए का एक ने जहाज ले लिया। 14,000 करोड़ रुपए का एक संसद छोड़ के एक बड़ी संसद बना दी। किसी ने झूठ बोला, बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, मर्डर हो रही हैं, औरत की इस्मत लूट रही है, और भाजपा के नेता कह रहे हैं मणिपुर का बहाना मार रहे हैं। अरे कुछ तो सोच के बोला करो दोस्त। महिलाओं के प्रति बहाना मार रहे हैं। आप जैसा संदिग्ध आदमी और एक ऐसी पार्टी का व्यक्ति, ऐसी पार्टी के नेता जो महिलाओं के प्रति सहानुभूति रखते हो और जो कहते हो बेटी पढ़ाओ, बेटी वो करो, और उन्हीं के शासनकाल के अंदर बेटियों पे अत्याचार हो, चाहे वो किसी भी स्टेट पे हो, और आप पे बात आए तो आप दूसरी स्टेट को गिनवाने लग जाओ। ये वॉशिंग मशीन करप्शन की तो आपने बना रखी थी, लेकिन ये बलात्कार की कौन सी मशीन बना ली कि उस स्टेट में बलात्कार होगा तो भाजपा वाले में हो रहा है तो जायज है। कुछ तो शब्दों का इस्तेमाल ठीक करा करो। हिंदुस्तान सुनता है, बहू बेटी बहनें सबकी सांझी होती है, क्योंकि वो माँ बाप और बहनें होती हैं, उसके ऊपर राजनीति नहीं होती है। मैंने पहले भी वक्तव्य में कहा था, वो कोई भी स्टेट हो, अगर महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है तो देश के प्रधानमंत्री अगर मन की बात करके अपने आप को साबित करते हैं कि देश उन्हें सुनता है, तो उनको एक नजीर पेश करनी चाहिए थी। मैं अभी भी हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस मैटर पे बिल्कुल सरकार को संजीदगी के साथ इस पे चर्चा करके कठोर से कठोर नियम बनाने चाहिए। चलिए वो तो 8 तारीख को पता लग ही जाएगा कि उस पर क्या चर्चा होगी, लेकिन फिर भी अविश्वास प्रस्ताव की जो तस्वीर है वो बिल्कुल साफ नहीं हो पा रही। राहुल से मैं उसी पे लूंगा। बोलिए मीनाक्षी जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, बोलिए जल्दी से। अभी भदौड़िया जी कह रहे थे, गठबंधन की बात कर रहे थे, तो इनके मुंह से तो बिल्कुल शोभा ही नहीं देता है। ये वो पार्टी है जिसने ओपी भदौड़िया जी जैसी छोटी पार्टी, जिसने प्रधानमंत्री जी को भांड कह के बुलाया, उनसे गठबंधन करते हैं। और तो और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को अपने पार्टी में मिला लेते हैं, जिनको ये देशद्रोही कहते हैं। तो ये तो बात ही ना करें इन सब चीजों की, इनको शोभा नहीं देती है इनको इस तरीके की बातें करना। और बात करी थी इन्होंने कि जब बीजेपी शराब घोटाले की बात करें, एक पैसे का घोटाला साबित नहीं कर पाई अभी इनकी ईडी और सीबीआई अभी तक। 2 साल हो गए जांच करते करते, और झूठे आरोपों में हमारे नेताओं को इन्होंने जेल में डाला। मनीष सिसोदिया किस लिए जेल में बंद है? अगर कुछ हुआ ही नहीं है तो मनीष सिसोदिया जेल में बंद क्यों है? क्यों है मनीष सिसोदिया जेल में बंद? क्यों है मनीष सिसोदिया? क्यों सफेद जेल में बंद है? क्यों अन्य नेता जेल में बंद है? अरे केजरीवाल भी जेल में जाने वाले हैं। आप सोचिए मत कि बचेंगे। ये छोटा घोटाला नहीं, बहुत बड़ा घोटाला है शराब का। जिस तरह से दिल्ली को लूटा है वो पूरी दिल्ली देख रही है, देश देख रहा है। केजरीवाल अगली बार नंबर केजरीवाल का है जेल में
और तो उस जाएंगे पर क्यों कोई नहीं बोलते बचा नहीं आप? सकता है। और इतने रही बात सारे आपके सबूत ठीक मिल की चुके बात करते हैं हैं, जिस तो तरह आप से इसको दिल्ली बोलोगे बंद होता जहां है। से घूमते क्या प्रधानमंत्री जी, अधिकार था वो भी आपको टैक्स का 150 पैसा है, हमारे करोड़ टैक्स का रुपए पैसा। अपने पूरे बंगले का जो खर्च शाही करना, हॉल में घूमते हैं 2.5 प्रधानमंत्री जी, 3 वो लाख हमारे के टैक्स का टीवी पैसा है। बंगले में क्या लगाना, जरूरत थी 8400 8-8 करोड़ की लाख खाद के लेने की? पर्दे क्या बंगले में जरूरत थी लगाना, 800 करोड़ ये रुपए क्या से केजरीवाल अपने महल में लगाने की? केजरीवाल का कुत्ते की पैसा था। चलिए राहुल जी, जनता ये है हमारे टैक्स महिला का पैसा शक्ति नहीं जो है। दिख भी रही है आजकल, लेकिन ये सदन में दिखे तो और ज्यादा आनंद आएगा। चलिए आप मीनाक्षी जी और कैप्टन साहब जरा 2 मिनट, मैं राहुल से ले रहा हूं। राहुल, बात ये हो रही थी कि दोनों तीनों लोगों को आपने सुना, यहां यह है कि तस्वीर की बात हो रही थी जिसकी हम चर्चा भी कर रहे थे कि आखिर 2024 का जो गठबंधन है वो अब इसके बाद साफ हो पाएगा, इसी को लेकर हम सबसे जान रहे थे और सर्विस बिल को लेकर भी हम बात कर रहे थे। यही दो इस वक्त के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे भी हैं, बात भी है, और इन्हीं दो को लेकर देश के अंदर चर्चा भी है। तो आज सब लोगों को आपने सुना, एक फाइनल टिप्पणी से ले रहा हूं आपसे कि अब जो तस्वीर है वो देखने के बाद लगता है कि जो समय आएगा उसमें अब जो दल बनेंगे, जो भी गठबंधन में रहेंगे, वो एक तरफा जाएंगे, जो जिसके साथ है वो आखिर 2024 तक अब खड़ा रहेगा। दृश्य ऐसे ही कुछ कहता है। देखिए, सर्विस बिल की जहां तक बात है, कांग्रेस के एक बड़े नेता है संदीप दीक्षित जी, उन्होंने विरोध किया और उन्होंने बोला है कि सरकार का सपोर्ट करना चाहिए सर्विस बिल को लेके। तो वो भी अब कांग्रेस के अंतर्द्वंद जो चल रहा है कांग्रेस में, चलिए वो तो अब खत्म हो गया, वो तो कांग्रेस ने कह दिया हम साथ हैं जी। नहीं, कांग्रेस ने साथ कह दिया, लेकिन दिल्ली यूनिट बहुत उथल पुथल है दिल्ली यूनिट में इस चीज को लेके। कांग्रेस की दिल्ली इकाई में कांग्रेस कमेटी का कथन है, वक्तव्य है, ये मैटर नहीं बनता, किसी एक नेता की राय है तो वो कांग्रेस की राय नहीं, नहीं बिल्कुल है। चंद्रमोहन जी, चलिए बोलने दीजिए। राहुल बोलिए। देखिए, फिर दूसरी बात जहां तक है अविश्वास प्रस्ताव की, अविश्वास प्रस्ताव के बाद जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा और दिल्ली सर्विस बिल पास हो जाता है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि कई सारी पार्टियां हो सकता है कि INDIA से निकल जाएं, और राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने से भी ये भी बहुत सारी खबरें अंदर खाने ये बहुत खबर चल रही है कि बहुत सारे नेता असहज हो गए जो खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार पा रहे थे और घोषित करने वाले थे या समझ रहे थे खुद को। तो वो सारी चीजें भी अभी इंडिया जब ये अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा होगी और अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा, उसके बाद आप नई राजनीति भी देख सकते हैं इसमें। और जो इंडिपेंडेंट दल है अभी जो किसी पार्टी में ज्वाइन नहीं किए, उनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। YSR और फिर आपके बीजू जनता दल और फिर आपकी तेलंगाना राष्ट्र समिति BRS, तो ये जो बड़े बड़े दल हैं, और इधर मायावती जी की पार्टी बसपा, तो ये बड़े बड़े दल हैं और इन्होंने अभी अपने पत्ते नहीं खोले, ये किधर जाएंगे उसके ये अविश्वास प्रस्ताव के बाद। और कौन सरकार को इसमें सपोर्ट करेगा, जैसे BSR ने बोल दिया है कि नहीं, BSR ने नहीं। राहुल, आपको नहीं लगता कि जैसे ही राहुल जी आएंगे तो उसके बाद जो है जो गठबंधन मजबूत होना चाहिए वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा, ऐसा नहीं लग रहा आपको? नहीं, मुझे लगता है कि गठबंधन अब कमजोर होने की बारी है। जैसे अगर दिल्ली सर्विस बिल पास हो जाता है तो ये आप मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी चिटकने वाली है। आम आदमी पार्टी जिस मुद्दे के लिए साथ आई थी, आम आदमी पार्टी अपनी अलग राह लेगी, और आम आदमी पार्टी के छिटकते ही फिर अभी शरद पवार जी का भी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि वो क्या तो मतलब दृश्य अभी बाकी है। आप ये कहेंगे कि जो धुंध है वो जब भी छटेगी जब अविश्वास प्रस्ताव पर बात हो जाएगी। चलिए, आप सभी ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। विपक्ष के जरिए अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने का उद्देश्य इंडिया गठबंधन की एकजुटता को साबित करने की कोशिश भी है। साथ ही विपक्ष का शुरू से प्रयास था कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री जी अपना बयान दें। अविश्वास प्रस्ताव पर आखिरी स्पीच PM की होगी, लेकिन इस दौरान सियासी दलों का जो रुख रहेगा उससे ही गठबंधन का स्वरूप सामने आ जाएगा और तब पता लगेगा कि आखिर कौन किसके पाले में खड़ा हुआ है। इस सत्ता के टेम्परेचर में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।